प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं हुपिंग कफ। हुपिंग कफ ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में कुकुर खांसी बोलते हैं या फिर 100 डेज कफ बोलते हैं, इसको 100 टाइम्स कफ बोलते हैं, पर्टूसिस बोलते हैं। ये सारे इसको बोलते हैं हुपिंग कफ को बोलते हैं। यह एक सीवियर इंटेंस कफ वाले डिजीज है। ये क्या होता है, सारी बात हम बात करते हैं। हुपिंग कफ एक ऐसा कंडीशन जिसमें ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस और सेकेंडरी ब्रोंकस इसमें इन्फ्लाम हो जाते हैं और इन्फ्लामेशन के कारण जो पाथ है वो नैरो हो जाता है और नैरो होने के कारण जब अंदर से जब पेशेंट खांसता है तो उस रास्ते से हवा निकलने के कारण एक आवाज आता है जो सेम साउंड एक डॉग बार्क के जैसा साउंड आता है। इसीलिए उसके नाम पे इसको हम कुकुर खांसी बोलते हैं या हुपिंग कफ बोलते हैं। दूसरी चीज है, इसलिए हुप उसी को बोलते हैं। और दूसरी बात है कि इतना पेशेंट खांसता है एक बार में कि खांसते खांसते पेशेंट का जो फेस होता है पहले फ्लशिंग होता है, बाद में ब्लैकिश हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग ब्लैक कफ भी बोलते हैं, ब्लैक कफ या काली खांसी बोलते हैं। ये तो है डिफिनीशन है। अब बात करते हैं ये होता कैसे है हुपिंग कफ। यह डिजीज एक बैक्टीरिया से होता है, जो बैक्टीरिया का नाम बोर्डीटेला पर्टुसिस है। तो बोर्डीटेला पर्टुसिस एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है जिसका कोकोबैसिलाई शेप होता है। कोकोबैसिलाई का मतलब जिसका शेप ऐसे जानते हैं ना, बैक्टीरिया का 5 शेप होता है, कोकाई, बेसिलाई, कोमा, स्पाइरल, स्पाइरोचीट। तो इसमें क्या है ना कि दो शेप मिला करके बैक्टीरिया होता है। हालांकि शेप से हमें डिजीज को कोई मतलब नहीं है, ये तो सिर्फ पढ़ते हैं डायग्नोसिस करने के लिए शेप के बारे में, लेकिन शेप से डिजीज का कोई रिलेशन नहीं है कि कौन से शेप होगा तो किस तरह का डिजीज होगा। चलिए, तो बोर्डीटेला पर्टुसिस एक ग्राम निगेटिव एक डेंजरस बैक्टीरिया है जिसका शेप कोकोबैसिलाई होता है। यह बैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है। ये तो हुआ मेरा कॉज। फैलने का तरीका बता दिए, ड्रॉपलेट, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैलता है। अगला पॉइंट, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। ये उस पर्सन में होता है जिसका इम्यूनिटी कमजोर होता है या जो वैक्सीन नहीं लेता है, क्योंकि पर्टुसिस का टीका मिलता है। हाँ, ये चीज है कि पहले के अपेक्षा ये बहुत कम होता है, क्योंकि डीपीटी का जो वैक्सीन है ना रूटीनली सबको दिया जाता है और डीपीटी में पर्टुसिस का वैक्सीन भी होता है, क्योंकि डीपीटी में डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस तीनों होता है इसमें। खैर, तो पर्टुसिस का वैक्सीन है उसमें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है किस एज में होता है। यह चिल्ड्रन में मोस्टली होता है, 5 ईयर से कम में ये ज्यादा होता है पर्टुसिस। हाँ, उसके बाद 10 ईयर्स में, 20 ईयर्स में होता है, लेकिन इसका इंसिडेंस कम होता है, बच्चों में ज्यादा अटैक करता है। ये तो हो गया मेरा होस्ट के बारे में, यानी किस में होता है। अब थोड़ा आते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। ये क्राउडी एरिया में ज्यादा होता है और प्लस जहाँ पे विंटर कंडीशन होते हैं, जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होता है, जहाँ का जो एयर है वो मॉइस्चर होता है, उस एरिया में ज़्यादा होता है। तो इन्वायरमेंट देख लिए, होस्ट देख लिए, चिल्ड्रन होता है, ऑर्गेनिज्म भी देख लिए। ये तीनों देख लिए हम लोग, ऑर्गेनिज्म, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इसका जब बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर करता है तो 7 दिन से लेकर और 14 दिन के बीच में ये कभी भी डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड का 7 to 14 डेज होता है इंक्यूबेशन पीरियड। अब बात करते हैं इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए जैसे मान ली सपोज दैट कि ये ट्रैकिया है और यहाँ पर ये प्राइमरी ब्रोंकस है और इसके बाद फिर यहाँ पर सेकेंडरी ब्रोंकस है यहाँ पे। तो ये जो ब्रोंकस है ना, इस ब्रोंकस में यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है इसमें, और यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है और इसमें इन्फ्लामेशन होती है। तो इसमें इन्फ्लामेशन इसमें होता है,
और प्लस बाकी रास्ते पे नहीं होता, फिर आगे जो इसका ब्रांच होंगे ना, इसमें फिर इन्फ्लामेशन नहीं होगी। ये आपको हो गया टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ये हो गया रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, ये हो गया अल्वेओलर डक्ट, ये हो गया अल्वेओलाई। तो इन्फ्लामेशन इधर ही होता है, इधर इन्फ्लामेशन नहीं होता है। तो अब क्या होता है, जब बैक्टीरिया यहाँ पे अटैच करता है, तो अटैच करने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, इन्फ्लामेशन करता है। इन्फ्लामेशन करेगा तो इसमें कई तरह के फेज मिलेंगे, बताएंगे इसके बारे में लोग कौन कौन सा फेज आता है। तो सबसे पहले जब बैक्टीरिया आता है, वो आकर के अटैच करेगा, अटैच करने के बाद मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे इन्फ्लामेशन करता है। तो शुरू का जो 10 दिन जो होता है ना, उस समय जो शुरू का 10 डेज, जिसको हम लोग कैटरहल स्टेज बोलते हैं। कैटरहल स्टेज, इसमें क्या होता है कि शुरुआती का स्टेज है, यहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है, यहाँ पे फ्लूइड का डिस्चार्ज ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कैटरहल स्टेज में, शुरू के स्टेज में, कि जो पेशेंट होता है उसके नाक से भी पानी निकलता है बहुत ज्यादा, कफिंग भी होता है पेशेंट को, लेकिन उसमें कफ जो होता है ना, माइल्ड कफ होता है। और जो भी कफ होगा उसके साथ स्पुटम आता है, इस समय स्पुटम भी आता है, और प्लस कफ, कोराइजा, ऐसा सब कंडीशन मिलेगा। और दूसरा कंडीशन, चेस्ट में पेन ज्यादा होता है इस समय, शुरू का 10 दिन में दर्द ज्यादा होता है। इसके बाद फीवर, एनोरेक्सिया, हेडेक, ये सब कंडीशन जो होता है ना, कैटरहल स्टेज में होता है। जो कैटरहल स्टेज शुरू का पहला फेज होता है, इसको हम लोग कैटरहल फेज बोलते हैं। ये 10 दिन जो होता है ना, जिसको कैटरहल स्टेज बोलते हैं। अब इसके बाद जब इसका एक्सुडेशन जब इसका डिक्रीज करता है, इन्फ्लामेशन का जो इंटेंसिटी है जब डिक्रीज करता है, लेकिन इसका जो सिलियरी जो इरिटेशन है, ये सिलियरी इरिटेशन बढ़ जाता है। अब इसका सिलियरी इरिटेशन बढ़ता है और जो फ्लूइड है, फ्लूइड का अमाउंट घटता है। सिलियरी इरिटेशन बढ़ जाता है, फ्लूइड का अमाउंट घट जाता है। अब क्या होता है, जब फ्लूइड का अमाउंट घटेगा ना, तो अब स्पुटम तो उतना नहीं निकलेगा, लेकिन अब क्या होगा, इसको बहुत सीवियर कफ होगा, ड्राई कफ डेवलप करेगा। इस स्टेज को हम पैरोक्सिस्मल स्टेज बोलते हैं या पैरोक्सिस्मल फेज बोलते हैं। अब पैरोक्सिस्मल फेज में क्या होता है, इंटेंस कफिंग, और इसमें जब कफिंग होता है, इतना कफिंग होता है पेशेंट को कि एक बार में जब स्टार्ट होता है कफिंग, तो 100 टाइम्स एक बार कफिंग होती है। और इसमें साथ साथ दूसरा क्या होता है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, पेशेंट साइनोज्ड होता है। इसमें पैरोक्सिस्मल फेज में इतना खांसी होता है कि फेस पे जो साइनोसिस प्लस इसे ब्लैकिश अपीयरेंस हो जाता है फेस पे, पैरोक्सिस्मल फेज में, और प्लस नोजिया, वोमिटिंग, इनवॉल्यूंटरी यूरिनेशन, इनवॉल्यूंटरी डिफिकेशन, क्योंकि इतना कफ होता है ना, इसमें खांसी होती है कि हर ऑरिफिस का कंडीशन गड़बड़ा जाता है बॉडी में, और प्लस इसमें चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, ये सब ज़्यादा होता है। ये जो पैरोक्सिस्मल फेज है, ये लगभग 3 से 4 वीक के लिए होता है, 3 to 4 वीक, तो 3 से 4 सप्ताह के लिए पैरोक्सिस्मल फेज मिलता है। अब इसके बाद जो तीसरे नंबर पे जब ये क्या होगा कि अब चूंकि अब यहाँ पर जो इन्फ्लामेशन है वह कंप्लीटली बंद हो जाता है, इरिटेशन भी धीरे धीरे अब घटने लगता है, बैक्टीरिया यहाँ से रिमूव हो जाता है, तब इस केस में आता है अगर आप तीसरा फेज में कन्वल्सेंट स्टेज आता है। तो कन्वल्सेंट स्टेज में क्या होता है कि इसको रिकवरी स्टेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सारे सिम्टम पेशेंट का अब सबसाइड कर जाता है, जो पेशेंट जो डिस्कम्फर्ट था वह पेशेंट अपने आप को बेटर फीलिंग करता है। इसके बाद जो डिस्चार्ज था वह डिस्चार्ज बंद हो जाते हैं। इस कंडीशन को कन्वल्सेंट फेज बोलते हैं, और ये लगभग 15 दिन से लेकर के 20 दिन लग जाता है कन्वल्सेंट फेज को होने में, यानी इतना जल्दी फिर ठीक भी नहीं होता है। देखिए कितना अजीब का, जो कि हालांकि जो हुपिंग कफ है इसको बोला जाता है एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज, लेकिन एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज होते हुए भी ये लगभग 100 दिन तक चला जाता है। इसीलिए इसको 100 डेज कफ भी बोलते हैं, क्योंकि शुरू में कैटरहल स्टेज रहा, फिर पैरोक्सिस्मल स्टेज रहा, और फिर उसके बाद कन्वल्सेंट स्टेज रहा। तो इसी 3 स्टेज होने की वजह से धीरे धीरे ये लगभग में 100 दिन तक पहुंच ही जाता है लगभग, ये बहुत लोगों में, यानी कंप्लीट ठीक होते होते तक। तो ये था आपका क्या, हुपिंग कफ का सिम्टम एंड साइन। और अब आते हैं बात कॉम्प्लिकेशन। देखिए चूंकि हुपिंग कफ है, खांसी बहुत हो रहा है, तो इसके कारण क्या हो सकता है, पहला तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में क्या होगा, इसको सबसे पहला तो जो थ्रोट में इरिटेशन हो जाएगी, थ्रोट में क्या हो जाएगा ना, विंसेंट एंजाइना हो जाएगी,
विंसेंट डी जाना मतलब क्या होता है कि ज्यादा कफिंग करने के कारण जो थ्रोट का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है यह इंजर्ड होता है। तो ये एक तक कंडीशन यहाँ पे थ्रोट में डेवलप होगा। दूसरा क्या होगा, ब्रोंकियोटेसिस डेवलप करेगा, हो सकता है सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है इसमें, ये कंडीशन डेवलप मिलता है जल्दी व्हूपिंग कफ में। अब दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, जैसे आपका बॉडी का जितने लिगामेंट और ये है जो और ये क्या सपोर्टिंग कैनाल्स ये सब धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, जैसे हाइटस हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया, फीमोरल हर्निया, ये सब तो होता ही है। साथ साथ जेनाइटल प्रोलैप्स, यूट्राइन प्रोलैप्स या रेक्टम प्रोलैप्स या फिर इन्वर्सन ऑफ यूट्रस या अगर प्रेगनेंसी रहा तो एबॉर्शन, ये कई तरह का ऐसा कॉम्प्लिकेशन यहाँ डेवलप कर जाता है। ये व्हूपिंग कफ के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट आते हैं हम इन्वेस्टिगेशन। हम व्हूपिंग कफ हुआ है किसी पेशेंट को कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहला हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट है वह है ग्राम स्टेन ऑफ स्पुटम, यानी हम लोग ग्राम स्टेन जो होता है ना, स्पुटम से ग्राम स्टेन करेंगे तो ग्राम स्टेन करने पे क्या मिलेगा हमें, जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें इस तरह का बैक्टीरिया मिलता है। बोले थे ना कोकोबैसिलाई होता है, कोकोबैसिलाई का मतलब क्या होता है, कुछ रॉड और कुछ जो होता है इसमें कोकाई और बेसिलाई दोनों मिला के होता है। तो इसमें आपको मिलेगा बैक्टीरिया मिलेगा पिंक कलर का। इसके बाद इसमें क्या मिलेगा आपको, पस सेल मिलेगा, इसमें आपको पस सेल मिलेंगे। इसके बाद इसमें क्या मिलेगा, एपिथेलियल सेल मिलेगा, यानी पस सेल एपिथेलियल। इस तरह से क्या होगा कि स्पुटम मिलता है। सबसे मेन क्या होगा इसमें, ग्राम स्टेन करने पे हमें यहाँ पे बोर्डिटेला पर्टुसिस का बैक्टीरिया यहाँ पे मिलेगा। दूसरा हम लोग करते हैं कल्चर सेंसिटिविटी ऑफ स्पुटम। तो कल्चर करने पे हमें क्या होगा, उसमें भी बोर्डिटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया हमें फाइंडिंग होगा। अब इसके बाद अगला क्या करते हैं हम लोग, एलाइजा फॉर बोर्डिटेला पर्टुसिस, तो उसमें आपको पॉजिटिव मिल जाएंगे। अगला कराते हैं TLC, बढ़े रहेंगे उसमें, इंक्रीज रहता है। नेक्स्ट आते हैं DLC, न्यूट्रोफिलिया रहेगा, न्यूट्रोफिलिया काउंट बढ़ जाता है। तो ये सब जो होता है ना हम लोग व्हूपिंग कफ में ये सब जांच कराते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन आता है आगे, मैनेजमेंट। हम लोग व्हूपिंग कफ क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला तो इसमें हम लोग अगर जरूरत पड़ता है एंटीबायोटिक थेरेपी भी चलाते हैं, ऑक्सीजन इनहेलेशन देते हैं पेशेंट को। जब साइनोसिस होने लगता है ना तो उसमें जरूरत पड़ता है, पेशेंट को बोलते हैं वेंटिलेटर रूम में रहने के लिए। उसके बाद प्रॉपर मास्क यूज करने के लिए बोलते हैं, या फिर बार बार स्टीम लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है स्टीम से इनएक्टिव होने लगता है। तो ये सब जो होता है कंडीशन हम लोग कुछ मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन पे। तो इसके लिए होम्योपैथी मेडिसिन में इपिकाक, हिपरसल्फ, उसके बाद सल्फर, ब्राउनिया, उसके बाद बेलाडोना, ये सब बहुत टॉप मोस्ट की दवा होती है और ये सब से ये डिजीज ठीक हो जाता है। तो यह थोड़ा सा समय तो लगता है लेकिन यह बीमारी ठीक हो जाता है। ये था आपका व्हूपिंग कफ। अगर इसमें किसी तरह का कोई क्वेश्चन होगा आप जरूर कमेंट्स करेंगे, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।